अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी टीचर डॉक्टर फौजिया। एनाटमी फिजियोलॉजी में ब्लड के टॉपिक 2 के साथ या लेसन 2 के साथ या कह लें लेक्चर 2 के साथ पार्ट 2 के साथ जो है वो मैं हाज़िर हूँ। और आज मैं आपको ब्लड के टॉपिक में जो है समरी कराऊंगी सेलुलर कंपोनेंट्स की। आपने जो लास्ट लेक्चर है उसमें पढ़ा था ब्लड की डेफिनेशन और कंपोजिशन ऑफ ब्लड, जिसमें आपने सेलुलर एंड नॉन सेलुलर कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था। तो आज जो है वो मैं आपको सेलुलर कंपोनेंट्स की एक टेबल आपकी बुक में दिया हुआ है पेज 51 पे। तो उस टेबल को जो है वो मैं करवाऊंगी। बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है एमसीक्यूज़ के व्यू से। और इसमें बताया हुआ है कि आरबीसीज जो है वो कहाँ लोकेट करते हैं, या उनकी शेप कैसी हो सकती है, या उनका नंबर कितना हो सकता है, कलर हो सकता है, टाइप्स हो सकती हैं या नहीं हो सकती। तो ये टेबल जो है ये बड़ा इफ़ेक्टिव होगा आपके लिए, आपको पूरे आरबीसीज या डब्ल्यूबीसीज या प्लेटलेट्स के टॉपिक को कवर करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका टॉपिक जो है इसमें आ जाएगा आरबीसीज की समरी से। जी, तो स्टूडेंट टेबल स्टार्ट करते हैं। टेबल में सबसे पहले आ जाएंगे, आप देख रहे हैं कि कॉलम बने हुए हैं। कॉलम में सबसे पहले आ जाते हैं एरिथ्रोसाइट्स, जिन्हें रेड ब्लड सेल कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स जिन्हें डब्ल्यूबीसीज कहा जाता है, देन प्लेटलेट्स आ जाते हैं जिन्हें थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। इनके फंक्शन मैं प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुकी हूँ कि ये तीनों सेल्स जो हैं ये वर्सटाइल फंक्शन प्ले करते हैं। इनका एक दूसरे से अलग अलग डिफरेंट टाइप का फंक्शन है। तो हम यहाँ पे आज देखेंगे कि ये बॉडी में किस जगह पर बनेंगे। सबसे पहले तो दिया हुआ है और रीजन दिया हुआ है कि मतलब आरबीसीज कहाँ तैयार होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ से ये ब्लड में शामिल होते हैं। तो आरबीसीज जो होते हैं वो रेड बोन मैरो से बनते हैं। एरिथ्रोसाइट्स कहाँ से बनेंगे? रेड बोन मैरो से। हमारी हड्डियों में जो गूदा पाया जाता है उसे रेड बोन मैरो कहते हैं। उसके बाद ल्यूकोसाइट्स आ जाते हैं। ल्यूकोसाइट्स को कहा गया है कि ये लिम्फ नोड्स और स्प्लीन में होते हैं। तो वाकई ये लिम्फ नोड और स्प्लीन में होंगे, बट इनका ओरिजिन भी जो है, एक्चुअली जो इनका ओरिजिन है वो रेड बोन मैरो ही है। मतलब बोन मैरो जो है आपकी बॉडी के अंदर पाया जाता है, बोन मैरो में ये सेल्स बनते हैं। बट एक्चुअली ये सेल्स जो होते हैं ये, इनमें से कुछ टाइप्स जो हैं वो लिम्फ नोड्स में और स्प्लीन में जाकर, जैसे आपने लिम्फ का टॉपिक भी पढ़ा था कि उसमें भी बताया हुआ था कि लिम्फोसाइट्स जो हैं वो जाके लिम्फ नोड्स में मैच्योर होते हैं। तो यहाँ पे जो जिक्र किया हुआ है, यहाँ पे ये इनकम्प्लीट सा जिक्र है। इसमें मज़ीद जो मैं आपको इंक्लूड करा दूँ कि इसमें लिम्फ नोड्स, स्प्लीन और बोन मैरो भी आएगा कि एक्चुअली ये सेल्स भी बोन मैरो से ही बनते हैं। बट कुछ टाइप्स ऐसी होती हैं जो जाके लिम्फ नोड्स में और स्प्लीन में जाके मैच्योर हो जाती हैं। प्लेटलेट्स आ जाते हैं। मेगा कैरियोसाइट्स कहा गया है, इन्हें फ्रेगमेंट्स कहा गया है। मेगा का मतलब होता है लार्ज, बड़े। कैरियोसाइट्स का मतलब होता है, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, साइट का मतलब होता है सेल। ऐसे सेल जिनके अंदर न्यूक्लियाई जो है वो मल्टी हों, ऐसे सेल जिनके अंदर न्यूक्लियस जो है या न्यूक्लियाई या एक से ज़्यादा न्यूक्लियस जो हैं वो लार्ज साइज़ में हो, तो उनको कहा जाता है मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट्स जो हैं ये स्टेम सेल्स हैं, ये पेरेंट सेल्स हैं जो कि प्लेटलेट्स को बनाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये बोन मैरो में पाए जाते हैं। उसके बाद इसमें आ जाता है लाइफ स्पेन, के हर सेल का टोटल लाइफ स्पेन, मतलब हमारी बॉडी के अंदर कितनी देर तक वो स्टे करते हैं, उसके बाद उनकी ब्रेक डाउन हो जाती है, बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। तो इसमें आ जाते हैं एरिथ्रोसाइट्स का लाइफ स्पेन जो है वो 120 डेज़ है। मतलब हमारी बॉडी के अंदर आरबीसीज जो हैं मेच्योर होने के बाद 120 दिन तक हमारी बॉडी में रहते हैं। उसके बाद इनकी जो है वो ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद रिमूव हो जाते हैं और नए आरबीसीज तब तक तैयार हो चुके होते हैं। लिकोसाइड्स आ जाता है। लिकोसाइड्स जो हैं वो 13 से 20 डेज़ तक जो है वो रहते हैं ब्लड के अंदर। इसके अलावा कुछ ऐसी टाइप्स भी हैं लिकोसाइड्स की जो कि डिपेंड करता है कि वो मंथली बेसिस पे ब्रेक डाउन होगी उनकी, और कुछ ऐसी होंगी जो कि जिनका लाइफ स्पेन 1 ईयर से भी अबव होगा। तो ऐसे भी यहाँ पे मौजूद होते हैं। बट यहाँ पे लिम्फ नोड्स और स्प्लीन के अकॉर्डिंग बताया हुआ है कि 13 to 20 डेज़ तक इनका लाइफ स्पेन होगा। इसके बाद इनकी भी ब्रेक डाउन हो जाएगी। प्लेटलेट्स जो होते हैं इनका टोटल जो लाइफ स्पेन है वो 5 to 9 डेज़ होता है। उसके बाद ये भी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं आफ्टर ब्रेक डाउन। न्यूक्लिएटेड, नॉन न्यूक्लिएटेड जो है, न्यूक्लिएटेड का मतलब ऐसे सेल जिनके अंदर न्यूक्लियस हो, और नॉन न्यूक्लिएटेड ऐसे सेल जिनके अंदर न्यूक्लियस ना हो। तो आरबीसीज जो होते हैं ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। आरबीसीज नॉन न्यूक्लिएटेड कैसे होंगे कि जब आरबीसीज बनेंगे, इनकी ब्लास्ट फॉर्मेशन होगी, मतलब ये जब स्टेम सेल से बनेंगे तब इनके अंदर न्यूक्लियस होगा। जैसे ही इसके तमाम फीचर्स कंप्लीट हो जाएंगे,
आरबीसीज मैच्योर हो जाएंगे तो इनका जो न्यूक्लियस है वो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होना शुरू हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता उसका फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो है नॉन न्यूक्लिएटेड थे, ये बाय बर्थ ही नॉन न्यूक्लिएटेड थे, तो हम ये नहीं है। यहाँ पे बाय बर्थ जो है आरबीसीज भी न्यूक्लिएटेड होते हैं, बट आफ्टर मैच्योरेशन आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस जो है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद इसमें आ जाता है ल्यूकोसाइट्स आ जाते हैं। ल्यूकोसाइट्स न्यूक्लिएटेड होते हैं, मल्टी न्यूक्लियस पाए जाते हैं इनके अंदर, और एक न्यूक्लियस पे भी डिपेंड करते हैं, एक से ज़्यादा पे भी होते हैं। और इसके साथ साथ प्लेटलेट्स जो होते हैं ये भी नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। शेप आ जाती है, आरबीसीज की शेप जो होती है वो बाई कनकेव होती है। दोनों तरफ से आरबीसीज जो होते हैं वो कनकेव होते हैं, मतलब जो इनके एजेस होंगे वो उभरे हुए होंगे, और दरमियान में से जो इनकी जगह है वो बिल्कुल कंप्रेस्ड होगी, तो इन्हें बाई कनकेव कहा जाता है। ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं वो इरेगुलरली शेप्ड होते हैं, मतलब ल्यूकोसाइट्स की कोई प्रॉपर शेप नहीं हो सकती। ये स्फेरिकल हो सकते हैं, ये ओवल शेप के हो सकते हैं, ये ग्लोब्यूल्स की फॉर्मेशन में हो सकते हैं, मतलब इनकी कोई एक फिक्स जो है वो शेप नहीं होगी। प्लेटलेट्स इसमें जाते हैं इरेगुलरली शेप्ड होते हैं, मतलब इनकी भी कोई शेप नहीं हो सकती, ये भी ओवल या स्फेरिकल हो सकते हैं। काउंट आ जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। नॉर्मल काउंट एरिथ्रोसाइट्स का कितना होता है, 5 to 5.5 मिलियंस पर मिलीमीटर क्यूब होता है, मतलब 1 मिलीमीटर क्यूब जो है, एक क्यूब में जो है, अगर हम देखें ब्लड टेस्ट करें स्लाइड्स के ऊपर जो है वो जो यूनिट होते हैं वो क्यूबिक मिलीमीटर होते हैं। और हम हर चैम्बर का जो साइज़ होता है उसे हम क्यूबिक मिलीमीटर से शो करते हैं, और उसमें हम देखते हैं कि एक क्यूबिक मिलीमीटर में जो है वो कितने मिलियंस जो हैं वो सेल्स हो सकते हैं। तो 5 to 5.5 मिलियन जो है वो नॉर्मल लेवल होगा एरिथ्रोसाइट्स का। ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं वो 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब हो सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये नंबर जो है ये वेरी कर सकता है। इसमें जो है वेरिएशंस हो सकती हैं, हो सकता है कि किसी बुक में इससे ज़्यादा काउंट भी लिखा हुआ हो, और जो है वो इसे इस रेंज में भी आने वाला काउंट भी हो सकता है। तो वेरिएशंस हो सकती हैं, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि इस बुक में जो है इतनी लिखी हुई हैं या कहीं और पर जो है वो इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। थोड़ी बहुत वेरिएशंस होती हैं बुक्स के अंदर काउंट में। प्लेटलेट्स में जाते हैं कि इसमें जो है ये 1.5 लाख से जो है वो 3.5 लाख जो है वो पाए जाते हैं मिलीमीटर क्यूब में। कलर आ जाता है, आरबीसीज का कलर जो होता है वो रेड होता है, किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ल्यूकोसाइट्स का कलर जो होता है वो वाइट होता है, ट्रांसपेरेंट होते हैं क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होती। प्लेटलेट्स जो होते हैं वो पर्पल कलर के होते हैं। टाइप्स आ जाती हैं, टाइप्स जो है एरिथ्रोसाइट्स की जो है एक ही टाइप होती है, और ल्यूकोसाइट्स की ऐसी टाइप्स हैं जिसमें हम कहते हैं कि ग्रैन्युलोसाइट्स, ऐसे इसमें आ जाएंगे सेल्स आ जाएंगे जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स शो होंगे, और ऐसे सेल्स होंगे वाइट ब्लड सेल जिनके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे, तो उनको हम क्या कहेंगे, ए ग्रेन्युलोसाइट्स, मतलब विदाउट ग्रेन्यूल्स के सेल्स। और प्लेटलेट्स में जाता है, प्लेटलेट्स की भी एक ही टाइप होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जी तो स्टूडेंट्स, इस स्लाइड पे आपको कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, जो कि आपने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, यहाँ पे भी दिए हुए हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। यहाँ पे आपको एक ग्लास शो कराया हुआ है, उसमें आप देखेंगे कि जो डार्क पार्ट है वो कम है और जो इसमें लाइट पोर्शन है वो ज़्यादा है। इसका मतलब है जो लाइट वाला पोर्शन है वो प्लाज्मा से रिलेटेड है, और जो डार्क पोर्शन है वो इसमें सेलुलर कंपोनेंट से है। प्लाज्मा आपको पता है कि 55% तक होगा ब्लड में, और सेलुलर कंपोनेंट्स जो हैं वो 45% तक होंगे। तो प्लाज्मा में वो कहते हैं कि क्या क्या चीज़ें होंगी, मोस्टली लिक्विड होगा जो कि 91% तक होगा, और वो होगा भी कौन सा, वाटर होगा। सोलुबल ब्लड प्रोटीन्स, ऐसी प्रोटीन जो कि ब्लड के अंदर सोलुबल होंगी, हल होंगी, वो 7% होंगी। और इसके अलावा क्या चीज़ हो सकती है प्लाज्मा में, हार्मोन्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। ये आपकी सहूलत के लिए है कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्लाज्मा किन चीज़ों का बना हुआ है, तो आप उनको बता सकें कि प्लाज्मा वाटर से रिलेटेड है, प्लाज्मा में प्रोटीन पाई जाती हैं, प्लाज्मा में हार्मोन्स पाए जाते हैं, प्लाज्मा में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो कि आपने जो है प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में पढ़ा था, जिसमें पोटेशियम, प्रोटीन, कैल्शियम, क्लोराइड्स हो सकते हैं, मैग्नीशियम हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकती है, वो इलेक्ट्रोलाइट्स में आ जाएंगे। और इसके बाद इसमें न्यूट्रिएंट्स आ जाती हैं, मतलब हमारी फूड, जैसे कि हमने इसमें फैट्स न्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं, जैसे हम खुराक में शुगर खाते हैं, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में कह सकते हैं, और न्यूट्रिशन में जो है इसके साथ साथ जो है प्रोटीन आ सकती हैं।
तो वो भी आपकी प्रीवियस लेक्चर में शामिल थी। सेलुलर कंपोनेंट्स में आपने पढ़ा था कि जो कि आपके ब्लड के अंदर सेल्स वाला पोर्शन जो कि 45% तक होगा टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, मतलब पूरा ही वॉल्यूम आपके ब्लड का जो है बॉडी में। और उसके बाद इसमें जाते हैं वाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं, इसमें प्लेटलेट्स आ जाते हैं और साथ साथ रेड ब्लड सेल आ जाते हैं। इस तरह से ये स्लाइड भी आपकी कंप्लीट हुई और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पहले भी आ चुका है। और प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है कि ब्लड के कलर कैसा होना चाहिए या कलर कैसा होता है, वॉल्यूम कितना होगा टोटल जो है, या पीएच कितनी होगी, या फिर इसकी विस्कोसिटी मतलब इसका गाढ़ापन कितना हो सकता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ मतलब ब्लड की खुसूसियात आ जाती हैं। कलर इसका होता है कि ब्लड इज़ रेड इन कलर, ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है। क्यों होता है रेड, किसकी वजह से होता है? तो ब्लड कंटेन ऑक्सीजन इन ब्राइट रेड इन कलर। अगर तो ऑक्सीजन मौजूद है ब्लड के अंदर तो ब्लड का जो कलर है वो ब्राइट होगा, फ्रेश होगा। और क्योंकि ऑक्सीजन जो है किसकी वजह से होगी? ऑक्सीजन को कैरी करने वाला कंपोनेंट ब्लड के अंदर जो है वो आरबीसीज, और आरबीसीज में क्या चीज़ है? हीमोग्लोबिन है, जिसकी वजह से आरबीसीज रेड होंगे। और जब ऑक्सीजन आरबीसीज के साथ अटैच होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन में होगी, तो ब्लड का कलर जो है वो ब्राइट इन रेड होगा। फिर उसके बाद कहते हैं कि वाइल कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड इज़ ऑफ पर्पल रेडिश कलर। तो इसमें आ जाता है कि डल हो जाएगा जब ब्लड का कलर, या ब्लैकिश हो जाएगा, या इसमें हम कहेंगे कि पर्पलिश कलर का हो जाएगा। तो इसमें उस किस वजह से होगा? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब बर्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जब ब्लड में शामिल हो जाती है तो ब्लड का कलर चेंज हो जाता है। और उसके बाद इसमें आ जाता है कि वॉल्यूम कितना होता है, मतलब इसका हुजम कितना होता है ब्लड का बॉडी के अंदर। एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज़ अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर्स। एवरेज वॉल्यूम ब्लड का जो है वो हमारी बॉडी में अप्रोक्सीमेटली तकरीबन जो है वो 5 लीटर तक होता है। बट इन न्यू बॉर्न बेबी द वॉल्यूम इज़ अप्रोक्सीमेटली 450 मिली लीटर होता है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों के अंदर बताई हुई है रेंज के 450 मिली लीटर तक होगा। इन फीमेल इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 4.5 लीटर, और फीमेल के अंदर जो है वो 4.5 लीटर मतलब मेल से कम होगा। अब यहाँ पे जो ज़रूरी चीज़ है कि अब जब भी आप लिखते हैं यूनिट्स, आप लिखते हैं वॉल्यूम लिखते हैं, तो वहाँ पे आपका यूनिट्स का लिखना ज़रूरी होता है। यूनिट से पता चलता है कि कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में मौजूद है। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे कि 5 है, 5 के साथ लीटर्स करना बहुत ज़रूरी है कि ब्लड का जो टोटल वॉल्यूम है वो लीटर में आ रहा है। और इसके बाद इसमें आ जाता है कि पीएच आ जाती है, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, पार्शियल नेगेटिव चार्ज जिसे कहा जाता है हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन का। ब्लड इज स्लाइटली अल्कलाइन एंड इट्स पीएच इज नॉर्मल, इन नॉर्मल कंडीशन इज 7.4। अब यहाँ पे पीएच आ जाती है कि ब्लड की जो पीएच है वो 7.4 होती है, और ये अल्कलाइन इन नेचर होता है। आपको पता है कि 7 जो होती है वो न्यूट्रल होती है, 7 से बिलो होती है तो एसिडिक होती है, 7 से अबव हो जाती है तो बेसिक हो जाती है, अल्कलाइन होना शुरू हो जाती है। इस वजह से यहाँ पे इसे कहा गया है कि स्लाइटली अल्कलाइन होगा, क्योंकि 7 से पॉइंट्स में अभी इंक्रीज़ होना शुरू हुई है, इस वजह से इसे स्लाइटली अल्कलाइन कहा गया है। विस्कोसिटी गाढ़ापन है, ब्लड इज़ 5 टाइम्स मोर विस्कस देन वाटर। पानी के मुकाबले में जो ब्लड है ये गाढ़ा होता है, कितने टाइम तक? 5 टाइम्स होता है गाढ़ा। और इट इज़ ड्यू टू रेड ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन। और वो कह रहे हैं कि अगर इसका गाढ़ापन है तो किसकी वजह से होता है? ब्लड सेल्स की वजह से होता है, क्योंकि इसमें जो है विस्कोसिटी, पानी में तो सेल्स नहीं होते, ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर या ब्लड के अंदर जो है वो सेल्स होते हैं। और आपको पता है कि ब्लड का जो है टोटल उसमें से 45% सेल्स पे डिपेंड करता है। इस वजह से सेल्स की मौजूदगी की वजह से प्लाज्मा या ब्लड जो है वो गाढ़ा हो जाता है। और इसके साथ साथ इसमें क्या पाई जाती हैं? प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती हैं। इस चीज़ की वजह से ब्लड का कंपैरिजन जब वाटर से किया जाएगा तो ब्लड गाढ़ा हो जाएगा वाटर से। तो ये प्रॉपर्टीज़ थी ब्लड की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप इसमें शामिल कर लें और इसको अच्छी तरह से तैयार करें। यहाँ तक आपका सेकंड लेसन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।